गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ क्या होता है? काम होता है। तो अर्थात जिन शब्दों के, ऐसे शब्द जिनके माध्यम से हमें इस चीज का बोध हो कि कौन सा काम हो रहा है, किसी भी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, पक्षी उड़ रहे हैं, रो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा जो भी कार्य होते हैं या प्राणियों के द्वारा जो भी घटना घटित होती है, किसी भी कार्य होने का बोध होता है, वे शब्द चीजें क्या? क्रिया कहलाती हैं। और क्रिया का जो मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु होता है। जैसे पड़ धातु। पड़ धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? पढ़ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो पढ़ना है ये क्रिया है। अर्थात किसी भी धातु के अंत में, धातु क्रिया का मूल रूप धातु होता है, और धातु के अंत में ना प्रत्यय लगाकर जो प्रयोग किए जाते हैं, वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? वे सभी शब्द क्रिया कहलाते हैं। किसी भी धातु के अंत में ना प्रत्यय लगाने पर क्या बनती है? क्रिया बनती है। जैसे हम कुछ धातुएं देखते हैं, जैसे पड़ धातु हो गई, लिख धातु हो गई, खा धातु हो गई, पी धातु, चल, जा, सुन, बैठ, आ, ठीक है, दौड़, ये सब क्या है? दौड़। अब इनके अंत में ना लगाओगे आप, जैसे पड़ धातु में ना लगाए तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा आपका? पढ़ना, लिखना। ये सामान्य क्रिया बन जाती है आपकी। खा धातु में ना लगाने से खाना, पी में पीना। इसी प्रकार चलना हो जाएगा जाना, सुनना, आना, दौड़ना आदि। अर्थात धातु के अंत में ना प्रत्यय लगाने से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। धातु के अंत में ना प्रत्यय लगाने से किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। इसी प्रकार अब क्रिया के कितने भेद होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्रिया को 3 आधार पर बांटा गया है। क्रम के आधार पर, और रचना या प्रयोग के आधार पर, और एक होता है आपका काल के आधार पर। अब क्रम के आधार पर सभी पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही। 2 ही भेद होते हैं, अकर्मक और एक होता है सकर्मक। रचना या प्रयोग के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं। रचना या प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, और एक हो जाती है आपकी नाम धातु, और एक होती है संयुक्त क्रिया। ये रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, और काल के आधार पर यहाँ पे देख लो आप, काल के आधार पर हो जाएंगे वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। पहले भूतकालिक आ जाता, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। तो ये आपके क्रिया के भेद हो गए। आपको कितने पढ़ने हैं? क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने हैं, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने हैं, और काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने हैं। इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। भी क्रम के आधार पर सभी को पता है, जिस क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया का जो प्रभाव है सीधा कर्ता पर पड़े, अर्थात कर्म ही नहीं, वो वहाँ पर अकर्मक होती है। और जिस क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर ना पड़े, कर्म पर पड़े, अर्थात जिस वाक्य में कर्म हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। इनके कुछ नियम से हैं कि कहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है और कहाँ पर सकर्मक होती है, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम
जैसे डेफिनेशन हम इसकी कर ही चुके हैं। वे सब जिनके द्वारा किसी कार्य का करना होना पाया जाए उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। उन्हीं के साथ ना लगने से हमने देख ही लिया है, लिख धातु में ना प्रत्यय लगने से लिखना हो गया, हंस में ना प्रत्यय लगने से हंसना हो गया। ठीक है, तो कर्म प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। कर्म प्रयोग और संरचना और एक काल के आधार पर, मैंने अभी बताया है। कर्म के आधार पर इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात सीधी सी भाषा में आपने डेफिनेशन याद कर रखी होगी कि वाक्य में जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, टीना रोती है, सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठा है। अब यहाँ पे कुत्ता भौंकता है, भौंकना क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? कुत्ता पे। कौन भौंक रहा है? कुत्ता। ठीक है। कविता हंसती है, हंसने का प्रभाव सीधा कविता पे पड़ रहा है। और सो कौन रही है? टीना। और रोता कौन है? बच्चा। बैठा कौन है? आदमी। तो ये जो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। अब इन वाक्यों को तो तुम तुरंत पहचान जाओगे कि ये अकर्मक क्रिया के हैं, क्योंकि इसमें सामान्य सा वाक्य है, कर्ता और क्रिया से एक पूर्ण वाक्य बन जाता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। यहाँ पे पूर्ण वाक्य है, पूर्ण अर्थ भी निकल रहा है। इनमें तुरंत पहचान जाओगे कि इनमें कोई तीसरा शब्द है नहीं, क्योंकि ये जो है ये है सहायक क्रिया है। और यहाँ पे रोना क्रिया, बैठना, सोना, हंसना, भौंकना क्रिया है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको, एक बड़ा सा। अब एक एग्जाम्पल देखो, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे उड़ना जो है, उड़ना क्रिया है। उड़ना के साथ में जो रही है, ये सहायक क्रिया है, रंजक क्रिया है, ये है सहायक क्रिया है। ठीक है। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही, अब इस आकाश को कर्म मत समझ लेना। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया के बहुत से नियम होते हैं, उनको हमें पहचानना पड़ता है। जो स्थान सूचक शब्द होते हैं, ये चीजें ध्यान रखने की है, बाकी तो सब पढ़ ही रखे हो। स्थान सूचक और समय सूचक शब्द, स्थान सूचक और समय सूचक जो शब्द होते हैं, वे अकर्मक क्रिया होते हैं, वे कर्म नहीं होते। अब ये तो स्थान सूचक कहाँ? आकाश में उड़ रही है। ठीक है। चिड़िया कहाँ उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है। और समय सूचक, जैसे कितने बजे हैं, आज दिन के 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, सुबह के 2 बजे हैं, सॉरी सुबह के तो क्या, वो तो रात के हो जाते हैं। सुबह के 4 बजे हैं, 8 बजे, 9 बजे, वही जो समय सूचक शब्द होते हैं। और स्थानवाचक जो शब्द होते हैं, वे सब अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस लंबे से वाक्य को देख के ये मत कर देना कि चिड़िया उड़ रही है तब तो अकर्मक, और आकाश में उड़ रही है तब सकर्मक। ये स्थान सूचक शब्द हैं, अकर्मक क्रिया के अंदर ही आएंगे। कुछ और इसके नियम हैं अकर्मक और सकर्मक की पहचान के। अब सकर्मक में तो क्या का प्रयोग कर लेते हैं क्या? जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब यहाँ पे पढ़ना क्रिया है, राम करता है, सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, कोई कर्म ही नहीं है, तो तुरंत पहचान जाएंगे क्या है इसमें? अकर्मक क्रिया। अब इसी तरह इसी वाक्य को लिख दें कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे जो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। अर्थात क्या का जवाब मिले, जब वाक्य में क्रिया को क्या से प्रश्न करेंगे, क्या पढ़ता है, पढ़ना क्रिया का प्रश्न किया है क्या से, क्या पढ़ता है? पुस्तक। अगर क्या का जवाब मिल रहा है, कर्ता के अलावा क्या का जवाब मिल रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? कर्म। अब जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो क्या उड़ रही है? चिड़िया। क्या का जवाब आया? चिड़िया। चिड़िया तो कर्ता होगी, लेकिन कर्ता के अलावा अगर क्या का कोई जवाब आता है, वह ही क्या होता है? वह कर्म होता है। अब आगे हम देखेंगे कि एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म होता है, यानी नहीं। अभी तक हमने क्या देखा है? अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया का एक नियम और आप नोट कर लो। अकर्मक क्रिया का एक नियम नोट करना है, स्वतः, स्वतः या
प्रकृति द्वारा स्वतः या प्रकृति द्वारा घटित होने वाली क्रियाएं, घटित होने वाली क्रियाएं अकर्मक होती हैं, सदैव अकर्मक होती हैं। प्रकृति द्वारा या स्वतः घटित होने वाली क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। एग्जाम में इसी तरह का सीधा सा नहीं पूछ के और घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। जैसे एक वाक्य है, हवा चल रही है, वर्षा हो रही है। क्या चल रही है? हवा। अब क्या का जवाब मिल रहा है, लेकिन ये जो प्रकृति द्वारा घटित होने की क्रिया है तो ये किस में चली जाएगी? अकर्मक क्रिया में। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक वाक्य और लिख दूं मैं आपको, बूंद बूंद से बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी ये क्या है? क्या का जवाब मिल रहा है? क्या भरता है? घड़ा। लेकिन ये जो घड़ा है ये बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, ये स्वतः होने वाली या प्रकृति द्वारा होने वाली क्रिया है। वैसे बूंद बूंद से घड़ा भरना मुहावरा भी है, सभी को अच्छी तरह से इसका अर्थ भी पता है। तो ये जो क्रियाएं हैं ये प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं या स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं कि मनुष्य धीरे धीरे मेहनत करता है और धीरे धीरे उनके पास धन वैभव जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती जाती हैं। ठीक है। बूंद बूंद से घड़ा भरना ये भी क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। ये चीज़ें ध्यान रखना है। किस में आ जाएगा? जैसे हवा चल रही है, ठीक है, और वर्षा हो रही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, व्यक्ति अपना सिर खुजला रहा है या मेरा सिर खुजलाता है, तो खुजली चलना ये कि स्वतः है क्रिया, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। हमारे शारीरिक क्रियाएं हम जानबूझ के तो खुजाते नहीं हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। ये सब किस में आएंगी? अकर्मक क्रिया में। ठीक है। अब चलते हैं हम सकर्मक क्रिया की तरफ। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, भूपेंद्र दूध पी रहा है। अब यहाँ पे पीना जो क्या है? पीना क्रिया है। पीना क्रिया को क्या से प्रश्न करेंगे? क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। क्या का जवाब क्या मिला? हमें दूध। तो दूध क्या हो गया? दूध हो गया कर्म। नीतू खाना बना रही है। क्या बना रही है? क्या बना रही है? खाना। तो खाना क्या हो गया? कर्म। इसलिए ये क्या है? सकर्मक वाक्य। क्या है? सकर्मक वाक्य। जैसे राम पत्थर लिखता है, राम पत्थर लिखता है। ठीक है। तो राम पत्थर लिखता है। क्या लिखता है? पत्थर लिखता है। क्या का जवाब मिला है हमें? तो ये क्या हो गया? सकर्मक। नौकर पानी भरता है, अध्यापक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? ये सब कर्म है। क्रिया का जवाब, क्रिया में क्या का प्रश्न करने से जो भी जवाब आए वह है कर्म होता है। ठीक है। इतना ध्यान रहे। अब आगे सकर्मक क्रिया के भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, एक कर्मक क्रिया होती है, और जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो, द्विकर्मक क्रिया होती है। अब एक कर्मक, जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। करना क्या है? करना क्या कर रहा है? क्या का जवाब करेंगे? भोजन। एक ही जवाब मिल रहा है। अगर दो क्रम की पहचान करेंगे तो क्या करेंगे? दो क्रम की पहचान के लिए एक तो क्या से प्रश्न करेंगे? जो मुख्य क्रम निकलेगा। एक किसको से प्रश्न करेंगे? किसको। तो किसको का जवाब मिलेगा वो गौण क्रम होगा, और क्या का जवाब मिलेगा वह मुख्य क्रम होता है। तो जब क्रिया के साथ दो क्रम हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्रिया। क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं? ये आ गया किसको। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अब इस वाक्य में जो पढ़ा रहे हैं वो क्रिया छात्रों एवं भूगोल दो क्रम प्रयुक्त हुए, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। अब आपने देखा कि क्या पढ़ा रहे हैं? भूगोल पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक तो सकर्मक क्रिया थी, एक ही क्रम था, लेकिन किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं। ये क्या हो गई आपकी? ये क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई। जैसे और इसके नियम है वो देखते हैं हम थोड़े। इसके नियम देख लेते हैं थोड़े से। अब यहाँ पे देखते हैं द्विकर्मक क्रिया के नियम। ये आपको नोट कर लेना है।
यहाँ पे आएगा ये द्विकर्मक क्रिया में। एक तो होता है कि दो क्रम होते हैं, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे दो क्रम होते हैं। जो पहला क्रम होता है, पहला जो क्रम होता है वह सजीव होता है। क्या होता है? सजीव होता है। परसर्ग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। सजीव और परसर्ग सहित होता है। इस वाक्य को नोट कर लेना, परसर्ग सहित होता है, परसर्ग सहित होता है और गौण क्रम होता है। गौण का जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है, गौण क्रम होता है। ठीक है। जो पहला क्रम होता है वह सजीव होता है, परसर्ग सहित होता है अर्थात कारक चिन्हों का विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है और गौण क्रम में होता है। अब दूसरा क्या होता है, ये तो पहला नियम हो गया आपका। अब एक दूसरा नियम देखते हैं हम। जो दूसरा क्रम होता है, जो दूसरा क्रम होता है वह निर्जीव होता है। वह निर्जीव होता है, परसर्ग रहित होता है अर्थात विभक्ति चिन्हों का उसमें प्रयोग नहीं होता है, परसर्ग रहित होता है और मुख्य क्रम होता है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। किसमें? द्विकर्मक क्रिया में मुख्य क्रम होता है। अभी एग्जाम में प्रश्न किस तरह से बनता है, ऑप्शन में सकर्मक भी दे देंगे और द्विकर्मक भी दे देंगे, वहां पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपको सकर्मक भी मिलेगा और द्विकर्मक भी, तो वहां पे ध्यान देना है कि इसमें सकर्मक क्रिया तो है ही, लेकिन वह एक कर्मक है या द्विकर्मक है, इतना ध्यान रखना है। तो वहां पे आपको द्विकर्मक अगर ऑप्शन में है, सकर्मक में है, तो आपको क्या करना होगा? द्विकर्मक। अब यहाँ पे देखना है, पहला जो क्रम होता है सजीव होता है, प्रसर्ग सहित होता है और गौण क्रम होता है। दूसरा निर्जीव होता है, प्रसर्ग रहित होता है, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है और वही क्या होता है? मुख्य क्रम होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका। अब यहाँ तक समझ में आ गया, इसको उतारना ही है, ये इसको उतार लेना है आपको। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे एक एग्जाम्पल देख लो। अजीत अजीत श्याम को या राम को, श्याम को, जो भी है, हमें तो नाम पे नहीं जाना है, हमें एग्जाम्पल समझना है। श्याम को मूर्ख समझता है। क्या समझता है? मूर्ख समझता है। अब यहाँ पे देखो, समझना क्रिया है, क्या समझता है? मूर्ख। अब इस मूर्ख के साथ में किसी भी प्रसर का प्रयोग नहीं हुआ है ना, तो ये हो गया आपका मुख्य क्रम, ये मुख्य, और ये निर्जीव है। ठीक है, ये निर्जीव क्रम है। अब यहाँ पे श्याम को, श्याम क्या है? सजीव क्रम है, ये गौण क्रम है, ये आपका गौण क्रम और को प्रसर का प्रयोग हुआ है, को प्रसर का प्रयोग है, ये सजीव क्रम है और गौण क्रम है। ये निर्जीव है, प्रसर का प्रयोग नहीं हुआ है और ये मुख्य क्रम है। ठीक है। अब इन दोनों की पहचान कैसे करेंगे? मुख्य क्रम की पहचान है, इसका क्या से प्रश्न करेंगे और इसको किसको से प्रश्न करेंगे। ठीक है। अजीत श्याम को क्या समझता है? मूर्ख समझता है। क्या का जवाब मिला? मुख्य क्रम हो गया। किसको मूर्ख समझता है अजीत? श्याम को। किसको मूर्ख समझता है? श्याम को। गौण क्रम मिला, जो ये सजीव है और परसर का प्रयोग हुआ है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये तो एक नियम हो गया, बहुत अच्छा नियम है। और एक दूसरा नियम है कि देने के अर्थ में, जो देने का भाव हो, देने के अर्थ में अर्थात जिसको किसी को जो दान दिया जाता है, देने के अर्थ में या दान में, दान दिए जाने में, इस तरह के प्रयोग में ये जो गौण क्रम होता है, ये क्रम ना होकर संप्रदान कारक हो जाता है। देने के अर्थ में ये जो गौण क्रम जिसको समझते हैं वह संप्रदान हो जाता है। इसका एक वाक्य देखते हैं हम। जैसे जैसे राम ने भिखारी को कपड़े दिए, कपड़े दिए। राम ने भिखारी को कपड़े दिए। अब यहाँ पे राम ने क्या दिए? कपड़े दिए। मुख्य क्रम हो गया कि नहीं? मुख्य क्रम हो गया। किसको दिए? भिखारी को, और भिखारी सजीव है। लेकिन यहाँ पे देने के अर्थ में, मैंने कहा देने के अर्थ में दान दिया जा रहा है। अब भिखारी को तो कपड़े दे दिए, बेचारे के पास कुछ था नहीं इसलिए कपड़े दे दिए उसको, तो ये दान देने के अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ये आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, यहाँ पे कर्म कारक नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया है। अब इस वाक्य को पहचानना है। एग्जाम में यहाँ पे आप उलझ सकते हैं कि यहाँ पे सजीव कर्म भी आ रहा है और किसको का जवाब भी मिल रहा है, किसको दे रहे भिखारी को, लेकिन फिर भी एक कर्मक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि देने के अर्थ में जो दान दिया जा रहा है वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाता है, कर्म कारक नहीं होता है। कर्म कारक ना होकर क्या हो जाता है, संप्रदान कारक। जैसे यहाँ पे होता है कि राम ने धोबी को कपड़े दिए। अब धोबी को कपड़े दे रहा है तो धोने के लिए दे रहा है, वो वापस दे के जाएगा, लेकिन भिखारी वापस नहीं दे के जाएगा। भिखारी को तो दान दे दिया गया है और धोबी को दे रहे हैं, वो किसी काम के लिए दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे होता है कि राम ने धोबी को, अब ऐसे मत कर देना कि मैडम ने ऐसा एग्जाम्पल करवाया था और पेपर में आ गया कि भिखारी को कपड़े दिए, तो धोबी को कपड़े दिए। धोबी को कपड़े दान में नहीं देते हैं, धोबी के पास से वापस ले लेते हैं, धुलने के लिए देते हैं। तो राम ने धोबी को कपड़े दिए, द्विकर्मक क्रिया। राम ने भिखारी को कपड़े दिए, एक कर्मक क्रिया। यहाँ तक समझ में आ गया सकर्मक क्रिया का, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया समझ में आ गई। आगे चलते हैं, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, ठीक है, राम ने श्याम को पुस्तक दी। मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया या पकड़वाया, ठीक है। ये सारे किस में आ जाएंगे, द्विकर्मक क्रिया में। ये मैंने नियम बता दिए हैं कि किस तरह से द्विकर्मक क्रिया पहचाननी है। और इस पहचान में भी क्या विशेष होता है, इस पहचान में भी विशेष होता है कि जो देने का अर्थ, दान का जो अर्थ हो जाए, वहाँ पर एक जो पहला क्रम होता है वह क्रम कारक ना होकर क्या बन जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए थे मैंने, 8 भेद बताए थे। कौन कौन से, सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, कृदंत, सजातीय और सहायक क्रिया। ये सारे मैंने 8 भेद बताए थे। अब बात करते हैं सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का बोध हो उसी सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई। अब जाता है, आई, एक ही क्रिया, ये क्या हो रहा है, सामान्य क्रिया। यहाँ पे क्या है, सामान्य क्रिया है। अब आगे देखते हैं संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, अब बनाना क्रिया है और लिया और इसके साथ में एक और क्रिया है, तो 2 क्रियाएं हैं। या फिर जया ने खाना बना लिया है, जया खाना बना चुकी है। तो एक क्रिया के साथ में भिन्न भिन्न अर्थ वाली और क्रियाएं शामिल हो जाएं तो वहाँ पर क्या होती है, संयुक्त क्रिया। जैसे हेमराज ने खाना खा लिया, यहाँ पे खा भी क्रिया है और लिया, खा लिया, ठीक है। और भी देखते हैं, जैसे वह खाना खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। अब यहाँ पे खाना चुका होगा, ये क्या है, ये अनेक क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का बोध करवा रहे हैं कि वह खाना खा लिया, ठीक है। खाने का ही बोध हो रहा है, केवल खाना खाने का बोध हो रहा है, लेकिन ये जो साथ वाली जो क्रियाएं हैं ये सब मिलके क्या हो जाती हैं, संयुक्त क्रिया। अब वह खाना खाता है या उसने खाना खाया है, तब तो किस में चली जाती, सामान्य क्रिया में। लेकिन खा चुका होगा, खाना खा लिया है, ये सब किस में आ गई, संयुक्त क्रिया में। जैसे पानी बरसने लगा है, दीक्षा लिखा करती होगी। अब ऐसे बहुत सारे वाक्य हो जाते हैं। जैसे दोपहर में, गर्मियों के समय में लोग सोते रहते हैं, ठीक है, ये सब। अब आगे करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा, प्रेरणा के द्वारा जो क्रिया करवाई जाए। जैसे मैंने किसी को किसी कार्य करने के लिए आदेश दे दिया है तो वो प्रेरणा हो जाती है। जहाँ कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरों से क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। व्यक्ति जो भी है कार्य करने वाला जो करता है वह खुद तो काम नहीं करता है, लेकिन दूसरों को कहता है कि ये काम कर, तो उससे वह काम करवाता है, ठीक है। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है। अब पत्र लिखने का कार्य दुष्यंत तो नहीं कर रहा है, किसी से करवा रहा है, किससे करवा रहा है, हेमंत से। तो यहाँ पर प्रेरणा के द्वारा किसी से कार्य करवाया जा रहा है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। जैसे कविता
सविता से पत्र पढ़वाती है। कविता स्वयं नहीं पढ़ रही है, सविता से पत्र पढ़वा रही है, अर्थात स्वयं कार्य नहीं करके किसी और से कार्य करवाया जा रहा है। अब कविता सविता से कार्य करवा रही है, ठीक है। जैसे हो जाएगा, मोहन ने माली से दूब कटवाई, सुनीता ने अर्चना से पत्र लिखवाया। ये सारे बहुत सारे, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, पौधों में पानी डलवाया, ठीक है। ये सारे कार्य एक व्यक्ति की आदेश पर दूसरे व्यक्ति से जो क्रिया करवाई जाती है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। आगे देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व नाम से पता चल रहा है, पूर्वकालिक अर्थात पहले होने वाली। एक ही वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं। जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया होती है, जो पहले खत्म हो जाती है, वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया, यहाँ पे सोना क्रिया है और एक पढ़ना भी क्रिया है। धर्मेंद्र दो क्रियाएं कर रहा है, पहले तो उसने पढ़ाई का काम समाप्त किया और फिर उसके बाद सो गया। तो पहले जो संपन्न होने वाली जो क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और इसकी पहचान है कि मूल धातु के साथ में कर्या करके लगाने से जो पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, ठीक है। पुजारी नहाकर पूजा करता है, या पुजारी ने नहाकर पूजा की, नहाकर पूजा की, ठीक है। पुजारी ने नहाकर पूजा की, नहाकर कर, या फिर करके आ जाएगा, ठीक है। या फिर क्या आ जाएगा, या फिर करके आ जाएगा। जैसे रमेश खाना खाकर विद्यालय गया, बच्चा दूध पीकर सो गया, रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया, ठीक है। और वह नहा करके, वह जो भी है माता पिता के चरण स्पर्श करके विद्यालय गया। तो करके या कर लगने से जो पहले संपन्न होने वाली क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं जो वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा से बनने वाली क्रियाएं, सर्वनाम से बनने वाली और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न भी बनता है कि निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। वहाँ पे आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो किससे नहीं होता आ जाएगा तो क्रिया को हटा देंगे, और किससे होता है तो प्रयुक्त सभी आ जाएगा। संज्ञा से भी होता है, सर्वनाम से भी और विशेषण से भी। अब इनको हम समझते हैं। जैसे रंग, रंग क्या है, रंग क्या है, संज्ञा है। लाज क्या है, संज्ञा है। रंग जातिवाचक संज्ञा है, लाज भाववाचक संज्ञा है। अपना क्या है, सर्वनाम है। गरम क्या है, विशेषण है। चमक भी विशेषण है। और गुदगुदाहट क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं जो बन रही हैं संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बन रहे हैं। अब इनको, इनके वाक्य कैसे बनते हैं। जैसे वह रंगवाता है, बहू ससुर से लजाती है, उसने अपना लिया, ठीक है। जो भी है, मकान को चमका दिया है। ये सारी जो नाम धातु क्रियाएं हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनती हैं, ठीक है। भी मोहन ने अपने घर को, जो नया भी घर बनाते हैं, उसको रंगवा लिया है, बहू ससुर से लजाती है, ठीक है। ये हो गए कृदंत क्रिया। कृदंत, अगर प्रत्यय किसी को सबसे अच्छे समझ में आते हैं तो वे सब कृदंत क्रिया को तुरंत पहचान जाएंगे। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं कृदंत क्रियापद कहलाते हैं। कृदंत। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, कृदंत कृदंत दो बार, इसको छोड़ो, ये दो बार रिपीट हो गया है। अभी जैसे चल से चलना, चलता, चलकर, लिखने से लिखना, लिखता, लिखकर, ये सब क्या है, ये सब कृदंत क्रिया है। जैसे वह लिखता है, उसने लिखना सीख लिया है, उसने चलना सीख लिया है, वह चलकर विद्यालय गया, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं है कि कर कर प्रत्यय लग रहा है तो इसमें वो नाम धातु क्रिया हो जाएगी। वो तो किस में लगती है, वो किस में लगती है, वो तो पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, ठीक है। सॉरी, नाम धातु बोल दिया था मैंने। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया समाप्त होने के बाद जो दूसरी क्रिया होती है, तो पहले वाली क्रिया में अगर कर लग रहा है तो वहां पे पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन वह चलकर विद्यालय गया, ठीक है, चलकर विद्यालय गया,
चलकर विद्यालय जाने का ही कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं है कि चलकर किसी कार्य को समाप्त कर लिया, चलकर विद्यालय जा रहा है, ठीक है। तो एक ही क्रिया हो रही है। इस तरह की ये जो क्रियाएं होती हैं ये कृदंत क्रियाएं हैं, उसने चलना सीख लिया है आदि। सजातीय क्रियाएं वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होते। कर्म और क्रिया एक ही धातु से बन के, अब यहाँ पे डेफिनेशन याद भी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी है। एक जैसा ही लास्ट में क्रिया होगी और क्रम होगा, दोनों समान दिखेंगे। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी, राम ने चढ़ाई चढ़ी, उसने पढ़ाई पढ़ी। इस तरह के चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, लड़ाई लड़ी, ठीक है। इस तरह की जो समान दिखने वाली जो क्रियाएं होती है, कर्म भी देखो इसमें कर्म और जो क्रिया है वो सारे समान से दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों क्रियाएं हैं सजातीय क्रिया, चढ़ना क्रिया और चढ़ी, चढ़ाई और चढ़ी। वैसे भी समान दिख रही हैं तो सजातीय, सजातीय करते होते एक जैसी दिखने वाली। अब डेफिनेशन याद भी नहीं हो तो आप तुरंत पहचान जाओगे। लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, मतलब समान सा अर्थ निकल रहा है इसमें। चढ़ना चढ़ना, लड़ना लड़ना, पढ़ना पढ़ना, ठीक है। सहायक क्रिया किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, पढ़ता, पढ़ना तो मुख्य क्रिया है और ये जो है ये इसकी सहायक क्रिया है। भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है, रखना, यहाँ पे दी है, ये क्या है, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया एक ही हो, उसकी सहायता कर रही है, जैसे हाँ है, लास्ट में है का प्रयोग हो रही है, ये तो सहायक क्रिया है। बस एक क्रिया के साथ और बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, अनेक भिन्न भिन्न अर्थ वाली, वहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाती है, ठीक है। वहाँ पर संयुक्त क्रिया जिसमें रंजक क्रिया भी होती है, सहायक क्रिया भी शामिल होती है और मुख्य क्रिया भी शामिल होती है, वहाँ पे संयुक्त क्रिया होती है। अब उक्त वाक्यों में है और दी है सहायक क्रियाएं हैं, ठीक है। और ये आता है हमारा नेक्स्ट, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्य कालिक। भूतकालिक जिसमें क्रिया के द्वारा किसी भी कार्य के बीते समय में होने का बोध हो, वह भूतकालिक क्रिया होती है। जैसे सरोज गई, गई का मतलब चली गई, पहले चली गई। ये भूतकाल में पहले जो कार्य हो चुका है उसका बोध करवाने वाली जो क्रियाएं होती हैं वह भूतकालिक क्रिया होती है। सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहा नहीं है, उसने जब भी सलीम को देखा था उस समय वह पुस्तक पढ़ रहा था, अर्थात यह जो पढ़ने का कार्य है वह भूतकाल में हो रहा था पहले। अब जब व्यक्ति जब बता रहा है सलीम के बारे में, उससे पहले ये कार्य हो रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है। वर्तमान कालिक क्रिया जिस क्रिया के द्वारा किसी कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध हो, वहाँ पर वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे कमला गाना गाती है, अब ता है, ती है, ते है, ये सब वर्तमान काल की क्रिया की पहचान है। विमला खाना बना रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है, अर्थात कार्य लगातार जारी है। ये भी अपूर्ण भूतकाल का वाक्य था, ये अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य। काल में इनको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अभी क्रिया देखनी है कि ये वर्तमान काल में ये कार्य हो रहे हैं, ठीक है। ये वर्तमान कालिक क्रिया। और भविष्य कालिक क्रिया की कोई भी कार्य भविष्य में होगा। नीलम कल जोधपुर जाए, कल जाएगी, ठीक है, जाएगी इसमें। और अशोक पत्र लिखेगा, लिखा नहीं है, ना लिखा, ना लिख चुका है, ना लिख रहा है, लिखेगा, अर्थात ये जो भी कार्य है वह भविष्य में होने का बोध है, अर्थात अभी नहीं कर रहे, थोड़ी देर बाद जैसे कोई कार्य किया जाए कि मैं शाम को अलवर जाऊंगा, वह कल जा रही, शाम को लिख दे मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, भविष्यकालिक क्रिया। तो ये क्रिया का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। वैसे इस क्रिया में 2-3 दिन लग जाते हैं, मैंने थोड़ा बहुत जल्दी में और बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा तो रिवीजन का आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक को आज ही समाप्त कर दिया है। वैसे लाइव में या बोर्ड पर पढ़ाया जाता है तो कम से कम इसके 3 या 4 क्लासें भी हो सकती हैं, 3 तो कम से कम हो ही जाती हैं। बट हमने लिखने का कार्य बहुत शॉर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ मैटर था, केवल इसमें कुछ मुख्य बातें थी जो अलग से हमें समझानी पड़ी हैं, वो मैंने आपको समझा दी हैं, कहाँ पे क्या करना है और किस तरह से क्रिया की पहचान करनी है। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और एक टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं ऐप पे, प्रत्येक टॉपिक की
चाहे टॉपिक छोटे से छोटा ही हो, चाहे लिंग का अलग से है, वचन का अलग से, तो प्रत्येक टॉपिक की टेस्ट वाइज, जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो ऐप पे लॉन्च की जा रही है। उसके कुछ टेस्ट तैयार हो चुके हैं और कुछ पर कार्य चल रहा है, धीरे धीरे वो भी आपके हो जाएंगे इसी मंथ में। तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद में किसी भी टॉपिक का टेस्ट दिया जाता है तो अपने आप को आकलन करने का समय मिल जाता है कि हमें कहाँ क्या समझ में आया और कितनी और मेहनत करने की आवश्यकता है। टेस्ट जो बना है वो आपको आरबीएस या एनसीईआरटी बुकों के बेस पे ही बना है, जो आपके 9 से 12 में चलने वाली नवीन व्याकरण है, फिर या और भी जो सोनलाल चारण वाली नवीन व्याकरण है उसके आधार पर, और भी जो ऑथेंटिक बुक हैं उनके आधार पर टेस्ट सीरीज बनाई गई है। बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, तो सभी को आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। धन्यवाद।